बात करने जा रहे हैं 2026 में योगी फोर्स के फर्स्ट डे फर्स्ट शो की। योगी फोर्स ने साल से पहले दिन बता दिया कि प्रदेश में अब कोई भी अपराधी बचने वाला नहीं है। हर अपराधी का बारी बारी से बुलेट ट्रीटमेंट तय। पहले दिन ग्रेटर नोएडा में, उन्नाव में और बुलंदशहर में ताबड़तोड़ एनकाउंटर हुए। और अगर आगाज ऐसा तो साल का अंजाम कैसा होगा, योगी फोर्स ने दिखा दिया। दो 2026 में योगी फोर्स का फर्स्ट डे फर्स्ट शो। 2026 का आगाज 3 एनकाउंटर के साथ। साल भले ही नया हो, लेकिन अपराधियों के खिलाफ योगी फोर्स का फॉर्म और स्टाइल वही पुराना है। जब पूरी दुनिया नए साल का वेलकम कर रही थी, योगी फोर्स अपराधियों का बुलेट ट्रीटमेंट कर रही थी। ग्रेटर नोएडा, बुलंदशहर, उन्नाव, शहर भले ही अलग है, लेकिन तस्वीर एक जैसी है। पैर में पट्टी, लड़खड़ाते कदम और पुलिस के कंधों के सहारे चलते अपराधी। यानी योगी फोर्स का मैसेज क्लियर है कि 2026 में भी बुलेट ट्रीटमेंट वाला शो पूरी रफ्तार से जारी रहेगा। यह नया प्रदेश है जो अपराध को स्वीकार नहीं करता है और अपराधियों को यह दिखाने का प्रयास भी करता है कि अगर अपराध किया तो उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। योगी फोर्स के फर्स्ट डे फर्स्ट शो की शुरुआत ग्रेटर नोएडा में हुई, जहां साल 2026 की पहली गोली लुटेरे इमरान के नाम रही। चेकिंग के दौरान पुलिस के साथ मुठभेड़ में इमरान लंगड़ा हो गया। पुलिस ने इमरान को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने बचने के लिए गोली चलाई, जिसका जवाब पुलिस ने बुलेट से दिया। साल की शुरुआत में ही नोएडा पुलिस ने एक नामी बदमाश के पैर में गोली मारकर उसे अब गिरफ्तार कर लिया है और अपने मंसूबों को साफ कर दिया है कि साल भले ही बदल जाए, लेकिन योगी फोर्स का एक्शन नहीं बदलेगा। गिरफ्त में आया इमरान बड़े गिरोह का बड़ा लुटेरा है, जिस पर आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे हैं। इमरान का गैंग रेकी के बाद घरों में लूट की वारदात को अंजाम देता था। कल आधी रात को भी वो लूट को अंजाम देने जा रहा था। इस व्यक्ति के ऊपर प्रूफ के आपराधिक मुकदमे भी मिले। इसके पास से तमंचा, जिंदा कारतूस और एक चोरी का मोबाइल फोन भी बरामद हुआ। इसके पास से गाड़ी में नंबर प्लेट भी जो लगी हुई थी, वह नंबर प्लेट भी फर्जी थी। अभियुक्त को न्यायिक हिरासत से भेजा जा रहा है अनुविधिक कार्य। उधर उन्नाव में गोली मारकर युवक का मर्डर करने वाले बदमाश खुद पुलिस की गोली का शिकार हो गए। योगी फोर्स ने आरोपी मोहम्मद एहसान और मोहम्मद सलमान को 48 घंटे में लंगड़ा बना दिया। 29 दिसंबर को मामूली विवाद में दोनों ने युवक को मौत के घाट उतारा, जिसके बाद इनकी तलाश थी। उधर बुलंदशहर में नए साल में योगी फोर्स की शातिर अपराधी के साथ मुठभेड़ हुई। इस दौरान गैंगस्टर प्रवीण के पैर में गोली लगी। पुलिस के मुताबिक अपराधी प्रवीण ने लूट की कार से एक वारदात को अंजाम देने जा रहा था, लेकिन योगी फोर्स ने उसका हिसाब पहले ही कर दिया। यूपी में अपराधी बड़ा हो या छोटा, योगी फोर्स सबका हिसाब बराबर करती है। 2026 के पहले ही दिन ताबड़तोड़ एनकाउंटर से साफ है कि यूपी में अपराध के खिलाफ योगी फोर्स का एक्शन रुकने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी में योगी राज में गुंडा माफिया का क्या हाल है, इसका सबूत पेश करता हुआ एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक गैंगस्टर फिरोज अपने एनकाउंटर के डर से गिड़गिड़ा रहा है, रैम की भीख मांग रहा है। योगी फोर्स का डर, थर थर कांपा हिस्ट्री शीटर। कैलेंडर बदला, खौफ बरकरार, हिस्ट्री शीटर बोला बख्श दो सरकार। पुलिस प्रशासन स्टाफ मेरे काउंटर की चाहत रख रहा है। साल भले ही बदल गया है, लेकिन यूपी में अपराधियों के अंदर योगी फोर्स का खौफ बरकरार है, क्योंकि अपराधियों के दिल में योगी फोर्स का खौफ अच्छा है। और
जिसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। योगी फोर्स के नाम से थर-थर कांप रहे इस शख्स का नाम फिरोज खान है, जो शामली का कुख्यात हिस्ट्री शीटर और माफिया है। ये पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए भागता फिर रहा है, क्योंकि उसे डर है कि दूसरे अपराधियों की तरह कहीं उसका भी एनकाउंटर ना हो जाए, और इसी से बचने के लिए वीडियो बनाकर गिड़गिड़ा रहा है। पुलिस प्रशासन स्टाफ मेरे काउंटर की चाहत रख रहा है, मेरे पे फर्जी गैंगस्टर लगाई, और जबकि उसमें मैं इलाहाबाद से गिरफ्तारी के स्टे ले आया, उसके बावजूद भी मेरे प्रॉपर्टी सीज कर दी गई। बाकी हमारी जांच कराई जाए, हमने कोई गुनाह किया हो, हमारा कोई कसूर हो। गिरफ्तारी पर कोर्ट का स्टे ऑर्डर दिखाकर खुद को निर्दोष बताने वाले इस अपराधी फिरोज की जरा क्राइम हिस्ट्री भी देख लीजिए। फिरोज खान हिस्ट्री शीटर और माफिया है। फिरोज पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। इस पर 21 से ज्यादा केस दर्ज हैं, जिसमें हत्या, हत्या की कोशिश, रंगदारी और सरकारी संपत्ति पर कब्जे के मामले शामिल हैं। इसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट में हम लोगों ने कार्रवाई की थी। उसी की धारा 14(1) के अंतर्गत जिलाधिकारी शामली के निर्देश के अनुपालन में हमारे एएसपी, हमारे सीओ जाकर के मौके पर उसकी 14 प्रॉपर्टी को जब्त किए हैं। दरअसल कुछ दिन पहले प्रशासन ने शामली में फिरोज खान की 14 प्रॉपर्टी जब्त की थी। इन अवैध प्रॉपर्टी की कीमत करीब 30 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये प्रॉपर्टी अपराध की काली कमाई से बनाई गई थी, जिस पर योगी फोर्स ने शिकंजा कसकर इस हिस्ट्री शीटर के हाथ काट दिए। वो पब्लिक की सहानुभूति इकट्ठा करने के लिए ये वीडियो अपना वायरल किया है, जबकि सत्य ये है कि एक बहुत कुख्यात माफिया है, हिस्ट्री शीटर है ये, और हमारे यहाँ पब्लिक इससे बहुत ही परेशान थी। जो हम लोगों ने प्रॉपर्टी अटैच की है इसकी 30 करोड़ रुपए की विगत सप्ताह में, उसको लेकर काफी लोग शकून महसूस कर रहे हैं। मगर अभी ये गैंगस्टर फिरोज योगी सरकार से जान बख्श देने की गुहार लगा रहा है, लेकिन यूपी में अपराधी बख्शे नहीं जाते, उन्हें जड़ से उखाड़ा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 2025 के आखिरी दिन उत्तर प्रदेश का कुशीनगर, जहां कट्टरपंथी नफरत ने एक परिवार को उजाड़ दिया। बदले की नीयत से अंधे हो चुके नौशाद ने निशांत नाम के युवक की चाकुओं से कूदकर हत्या की। 2026 की सुबह जब निशांत की डेड बॉडी उसके घर पहुंची तो पूरे इलाके में कोहराम मचा। परिवार ने दोषियों के खिलाफ एनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन की मांग की। यूपी के कुशीनगर में साल के आखिरी दिन कट्टरपंथी नफरत का जहर निशांत के लिए जानलेवा साबित होगा, ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। नौशाद की रंजिश ने नए साल पर इस परिवार को बर्बाद कर दिया, और अब निशांत की मौत से नाराज उसका परिवार और पूरा इलाका आरोपी नौशाद के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहा है। उनको कुछ कहना नहीं है, बस यही है उसका घर इनका बुलडोजर से तत्काल प्रशासन ढवा दे। कुशीनगर में निशांत के हत्यारों के खिलाफ मचे हंगामे की पूरी वजह जान लीजिए। इस हत्याकांड का बैकग्राउंड समझिए। दरअसल निशांत और उसका दोस्त बाजार जा रहे थे। नौशाद और फैजल नाम के युवकों ने बाइक रुकवाकर निशांत के दोस्त से मारपीट शुरू कर दी। जब निशांत ने बचाव करने की कोशिश की तो एक आरोपी ने निशांत पर चाकू से हमला किया। आरोपियों ने पहले निशांत के गले और फिर पेट में कई बार किया। गंभीर रूप से घायल निशांत को स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही निशांत की मौत हो चुकी थी। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। इसके बाद गुरुवार सुबह 10 बजे शव निशांत के गांव लाया। लाश के घर पहुंचते ही कोहराम मच गया और परिवार के लोग सैकड़ों ग्रामीणों के साथ सड़क पर शव रखकर बैठ गए। हत्या के बाद से जब आज 100 उनके गांव ले जाया जा रहा था तो परिजनों के द्वारा नैका छपरा इसी चौराहे पे 100 रखकर प्रदर्शन किया जा रहा है। मौके पे भारी पुलिस बल मौजूद है। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए एडीएम से लेकर एडिशनल एसपी भी मौके पे मौजूद है। परिवार ने आरोपियों के खिलाफ एनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन की मांग करते हुए अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया। अपने इकलौते बेटे की मौत से परिवार बेहद सदमे में है। परिवार की मांग है या तो हत्यारों का एनकाउंटर हो या पुलिस उन्हें ही गोली मारे। उनके इनकाउंटर करके मारना चाहिए। निशांत की हत्या के बाद एक आरोपी नौशाद को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन दूसरा आरोपी फरार है। लेकिन अब निशांत की मौत के बाद ना तो हंगामा थम रहा है और न ही इलाके में तनाव कम हुआ है। मौके पर 5 थानों की पुलिस तैनात है। आरोपियों के घर के पास भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
हो सकता है जल्द आरोपियों पर योगी फोर्स अपने स्टाइल से एक्शन भी ले। लेकिन जिस तरह नौशाद और फैजल के सिर पर सवार नफरती खून ने एक परिवार का चिराग बुझा दिया, उसकी भरपाई कोई कभी नहीं कर सकता। कुशीनगर से प्रमोद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात सनातनी अंदाज में 2026 के आगाज की। एक तरफ मौलाना मुस्लिम युवकों को नए साल का जश्न मनाने से रोक रहे हैं, तो दूसरी तरफ नए साल पर सनातनी युवाओं की भीड़ मंदिरों में उमड़ पड़ी थी। और तो और बाबा बागेश्वर ने नए साल की शुरुआत की हनुमान चालीसा के पाठ के साथ। तो चहुओर चारों तरफ सनातन की जय जयकार से कट्टरपंथी परेशान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। न्यू ईयर पर सनातनी जश्न की ये तस्वीरें देखकर मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी के सीने पर सांप तो जरूर लौट रहे होंगे, क्योंकि जब पूरा देश जश्न की तैयारी में जुटा था, तभी से खुद को मुस्लिमों का रहनुमा समझने वाले मौलाना न्यू ईयर पार्टी मनाने वालों को फतवा बांट रहे थे। मुसलमानों को नए साल के जश्न से दूर रहने की हिदायत दे रहे थे, और तो और इसे इस्लाम के खिलाफ बता रहे थे। जनवरी का महीना ना मुसलमानों के जश्न मनाने का है। नाच गाना, डांस करना, फुहड़बाजी करना, फजूल खर्ची करना, ये तमाम चीजें जो हैं वो शरीयत की रोशनी में नाजायज है। नए साल पर सनातनी जश्न देखकर कट्टरपंथी मौलाना को मिर्ची लग सकती है, क्योंकि सनातन कट्टरपंथ नहीं, सर्वधर्म समभाव पर विश्वास करता है। यही वजह है कि नए साल पर अयोध्या, काशी, मथुरा से लेकर देश भर के मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। वहीं बाबा बागेश्वर ने नए साल की शुरुआत सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ से की। रात 12 बजे तक नए साल का आगाज होते ही बागेश्वर धाम हनुमान चालीसा के पाठ से गूंज उठा और सभी ने सनातन की रक्षा का प्रण लिया। भगवान से आज आप 2026 की शुरुआत में 2 प्रण लो कि हम 2 अवगुण आज त्याग रहे। मन में ही सोच लो, हमें मत बताओ। देर से उठने का अवगुण है, झूठ बोलने का अवगुण है, व्यभिचार का। और हम तो युवान बच्चों को कहेंगे ना, 2 अवगुण में 1 अवगुण का संकल्प लो कि इस 2026 में हम कम से कम सोशल मीडिया का उपयोग करेंगे। दरअसल पूरे हिंदुस्तान में सनातन की ऐसी अलग जगह है कि नए साल पर पब क्लब में पार्टी करने वाली युवा पीढ़ी ने भी 2026 का स्वागत सनातन स्टाइल में ही किया। वहीं दूसरी तरफ देश में ऐसे मौलाना हैं जो मुस्लिमों को जश्न मनाने से रोक रहे हैं, खुशी जाहिर करने पर फतवा जारी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब एक हैरान करने वाली तस्वीर, खबर इंदौर से। गटर का पानी इंसानी जिंदगियों को खत्म कर दिया। इंदौर सबसे स्वच्छ शहर का तमगा हासिल कर चुका है, लेकिन यहां हालात ये कि सबसे स्वच्छ शहर के नल में ऐसा जहर भरा पानी है कि लोगों की जान चली गई। मासूम बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हो गई। सैकड़ों लोग अभी भी अस्पताल में हैं, लेकिन नेता जवाब देने को राजी नहीं। एमपी के इंदौर की चर्चा देश के सबसे स्वच्छ शहर के तौर पर होती थी। सरकारी संस्थाएं इस बात का तमगा भी बांट चुकी हैं, मगर ये तमगा आखिर किस काम का? जब उसी इंदौर के भागीरथपुरा में गंदा पानी पीने से 10 लोगों की मौत हो जाए और मरने वालों में 6 महीने की एक मासूम भी शामिल हो। रात को अचानक एकदम उसको तेज बुखार आया, उल्टी हुई उसको, और वही घर पे हो गया, घर पे शांत हो गया था। जहरीले पानी से इंसानी जिंदगियां खत्म हुई तो चीख और चीत्कार उठी। तब जाकर सीएम मोहन यादव एक्शन में आए, अस्पतालों का दौरा किया, अधिकारियों के साथ मीटिंग की। जोनल अधिकारी और असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया। मामले की जांच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनाई। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान भी कर दिया। मगर क्या ये जांच और मुआवजा उन सवालों का जवाब दे पाएंगे जो मोहन राज में सबसे स्वच्छ शहर का तमगा हासिल करने वाले शहर पर बदनुमा दाग लगा रही है? जिनकी भी मृत्यु हुई है उनके परिवार को हम 2-2 लाख रुपए देंगे। जितने भी पेशेंट आए हैं सबको हम निःशुल्क इलाज करा रहे हैं।
यहाँ पर बैठकर एम्बुलेंस हमने 5 लगा रखी है। जो भी ऐसा गंभीर पेशेंट आ रहा है उसको तत्काल हम भेज रहे हैं। कल से पेशेंट्स आने की संख्या कम हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर पीठ में 2 जनहित याचिकाएं दायर की गई। कोर्ट ने राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट तलब कर ली है। आरोप है कि भागीरथपुरा की नर्मदा पाइपलाइन में लीकेज हो गया, उसमें शौचालय का पानी मिल गया और फिर यही दूषित पानी लोगों के घरों तक पहुंचा, जिसे पीकर लोग बीमार होने लगे। दिवंगत होने की संख्या कुल 7 है। अधिकृत रूप से स्वास्थ्य विभाग और अपना आंकड़ा जारी करेगा। 36 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। कुल 116 से ज्यादा लोगों के बीमार होने की जानकारी है। जहरीले पानी से मौत के बाद ये पूरा मामला सियासी भी हो गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी अस्पताल का दौरा किया और मोहन सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। जिस नगर निगम में लगभग 2.25 हजार करोड़ रुपए, 2200-2300 करोड़ रुपए पानी जल के प्रबंधन के लिए जाते हैं, अगर उसमें गंदा पानी पीने को मिलेगा तो फिर तो ये एक तरह से कितनी अनियमितता, भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की शुरुआती जांच में गंभीर लापरवाही सामने आई है। जिस पाइपलाइन से पूरे भागीरथपुरा में पानी सप्लाई होती है, उसी के ऊपर सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है। मेन लाइन में लीकेज की वजह से ड्रेनेज का पानी सीधे पाइपलाइन में मिल रहा था। ऐसे में सवाल है कि क्या कुछ लोगों को सस्पेंड करने से 10 लोगों की मौत की भरपाई हो जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या के खिलाफ भारत में उबाल है, लेकिन इसी माहौल में अब एक नया फैक्टर भी आ चुका है। बीजेपी के नेता हैं संगीत सोम, अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों में रहते हैं। संगीत सोम ने अपने भाषण में फिल्म अभिनेता शाहरुख खान को गद्दार करार दिया और दलील ये कि शाहरुख की टीम ने बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदा। अगर रहमान जैसे खिलाड़ी भारत में खेलने आएंगे तो एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे, हम दावे के साथ कह रहे हैं। समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को कि जिस तरीके की गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं, आपको यहां तक अगर आज पहुंचाया तो इस देश के लोगों ने पहुंचाया। आपको अगर पैसा मिलता है तो यहां के देश के लोगों से मिलता है, लेकिन आप उस पैसे से देश के साथ गद्दारी करते हैं। आप कभी पाकिस्तान को चंदा देने की बात करते हैं, कभी रहमान जैसे खिलाड़ियों को खरीदने की बात करते हैं। ये देश में अब नहीं चलेगा। इन गद्दारों की देश में कोई जगह नहीं रहेगी, ये मैं कहना चाहता हूं। बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार पर जोश में आए बीजेपी नेता संगीत सोम ने बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान को गद्दार ठहरा दिया। बयान में आपने सुना शाहरुख खान को गद्दार बताने की संगीत सोम ने वजह क्या दी। संगीत सोम के विवादित बयान पर बवाल मच गया। रिएक्शन आ रहे हैं, आपको दिखाएं। उसके पहले संगीत सोम ने जो कहा उसे 3 पॉइंट में समझिए। पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी भारत में नहीं खेलता क्योंकि पाकिस्तान से हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं। तो बांग्लादेश का कोई खिलाड़ी आईपीएल में क्यों खेले? बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है। शाहरुख खान की टीम केकेआर ने बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख में खरीदा है। संगीत सोम के विवादित बयान के बाद शीतलहर की ठंडी फिजा में भी पारा गर्म हो गया। शाहरुख खान पर की गई टिप्पणी को सीधे मुसलमान के खिलाफ मानकर दारुल उलूम के प्रवक्ता मौलाना सुफियान निजामी मैदान में उतर गए। हुकूमत की जानिब से ये परमिशन मिलती है कि कौन सा खिलाड़ी खरीदा जाएगा और किस खिलाड़ी को ऑक्शन में जगह दी जाएगी। लिहाजा इन तमाम चीज़ों को दरकिनार करके सिर्फ एक शख्स को टारगेट करना कि उसने बांग्लादेश के किसी खिलाड़ी की ऑक्शन में बोली लगा दी और उसको खरीदने का एहतिमाम कर लिया, उस पर इतना वबैला मचाना कि उसकी पिछली कुर्बानियों को नज़रअंदाज करके आज उसके खिलाफ गद्दारी का सर्टिफिकेट जारी करना, ये निहायत अफसोस की बात है। दारुल उलूम शाहरुख खान का झंडा लेकर निकला तो बरेली वाले मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी भी पीछे नहीं रहे। संगीत सोम के बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए शाहरुख खान का बचाव किया। ये सरासर गलत है, अन्याय है। शाहरुख खान भारत की मशहूर शख्सियत हैं, कद्दावर और नामवर आदमी हैं और उन्होंने जो बांग्लादेश के क्रिकेटर से मुआहिदा किया, वो मुआहिदा इस तरीके से क्रिकेट की दुनिया में होता रहता है। संगीत सोम के बयान के 2 पक्ष हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, ये एक तथ्य है, लेकिन इससे आईपीएल और देश के बड़े फिल्म स्टार को जोड़ देना ये बिल्कुल दूसरा पहलू है।
शाहरुख देश की जानी मानी हस्ती हैं और आईपीएल की टीमें सालों से बांग्लादेशी खिलाड़ियों को खरीदती आई हैं। अब बांग्लादेश में भारत के खिलाफ माहौल जहरीला है तो इसका उपाय जरूरी है, लेकिन उसके लिए किसी फिल्म स्टार को जिम्मेदार ठहराना इतना जायज है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 2026 के पहले दिन एक बार फिर देश के अंदर एक और मांग है जो जोर पकड़ रही है। वो मांग है हिंदू राष्ट्र। आरएसएस के सर संघचालक मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू राष्ट्र भारत एक ही है और इसी की बात से विपक्ष और मौलाना भड़के हैं। कोई इसे गांधी का नाम मिटाने की साजिश करार दे रहा है तो कोई देश को नेपाल और श्रीलंका बनाने की धमकी दे रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने एक बार फिर हिंदुओं को एक करने पर जोर दिया है। रायपुर में हिंदू सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों को जाति, धर्म और भाषा के आधार पर नहीं आंका जाना चाहिए। ये देश सभी का है। अपने आंखों से अलगाव और भेद को निकाल दो, सबको अपना मानकर व्यवहार करो। लेकिन क्या करो? तो आप जितने इलाके में रहते घूमते हो, जितने इलाके में आपका परिचय है, उसमें जितने हिंदू हैं, हम तो सब हिंदुओं को एक ही मानते हैं, लेकिन दुनिया हिंदुओं में प्रकार मानती है। भागवत रायपुर में बने राम मंदिर भी पहुंचे जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। भागवत ने कहा कि अभी केवल हिंदू धर्म में ही ऐसे संत हैं जिन्होंने ईश्वर को प्रत्यक्ष रूप से देखा है। उनके बताए मार्ग पर चलने से पाप धुल जाते हैं। साथ ही रायपुर से ही उन्होंने हिंदू एकता का संदेश भी दिया। ये मेरा देश है, मैं भारतवासी हूं। मेरा भारत क्या है? हिंदुओं का देश है। तो हिंदू क्या है? हिंदू धर्म क्या है? पंथ संप्रदायों के ऊपर जो धर्म का स्वरूप आपको बताया है, आपने बताया है, धाई आखर प्रेम का पढ़े या परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं धर्म अदमाई। वो धर्म वो हमारा है। लेकिन मोहन भागवत के बयान से कांग्रेस को ऐतराज है। कांग्रेस नेता वी हनुमंत राव ने कहा कि ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता क्योंकि ये धर्मनिरपेक्ष देश है। मोहन भगत का एक ही काम है, इस देश को हिंदू देश बनाना और महात्मा गांधी का नाम हटाना। आज उनको हटाने का काम ये नया साल में कम से कम हर नौजवान और खवातीन समझना चाहिए और इसको रोकना चाहिए। ये हिंदू देश नहीं हो सकता, ये सेकुलर देश है। मोहन भागवत लगातार हिंदुओं को एकजुट करने में जुटे हैं। उनका साफ मानना है कि हिंदू राष्ट्र बनने के लिए भेदभाव छोड़कर सभी हिंदुओं को अपना मानना होगा। बांग्लादेश बना इस्लामिक स्टेट, यूनुस राज में जिहादियों की खेप, मुनीर का साजिश वाला डर्टी प्लान। आईएसआई ने खोली अपनी नई दुकान, हादी के नाम खूनी जिहाद का नारा, बांग्लादेश में सीरिया वाला नजारा। हत्या, हिंसा, हिंदू विरोधी एजेंडा, कट्टरपंथ और जिहाद जैसे शब्द बांग्लादेश की नई पहचान बन चुके हैं। यानी सीधे सीधे मुनीर की उंगली पकड़कर पाकिस्तान के नक्शे कदम पर निकल चुका है यूनुस लैंड। और बांग्लादेश का क्या हश्र होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। और इन साजिशों को अंजाम देने वाले चेहरे भले ही बांग्लादेश के मुसलमान हैं, लेकिन इनके दिमाग में नफरत का जहर घोलने की साजिश कितने सलीके से हो रही है उसकी तस्वीरों को गौर से देखिए। बांग्लादेश के पूर्व पीएम खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में लोगों की भीड़ जुटी, लेकिन इस मौके पर उस्मान हादी के समर्थकों ने अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट के झंडे लहराते हुए हादी की हत्या के लिए न्याय की मांग का नारा लगाकर बांग्लादेश में बढ़ती आतंकी पैठ का सबूत दुनिया के सामने रख दिया। इसमें कोई शक नहीं कि हादी की हत्या के बहाने बांग्लादेश में हिंदू दीपू चंद्र दास को जलाना हो या हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा हो, इन सब के पीछे आईएसआई का हाथ है। और मुनीर का ये ढाका सेल कहीं और से नहीं बल्कि ढाका में मौजूद पाकिस्तानी हाई कमीशन से ही काम कर रहा है। मुनीर के इशारे पर आईएसआई ने पिछले साल नवंबर में ढाका सेल का गठन किया था। बांग्लादेश में हो रही हिंसा के पीछे ढाका सेल का बड़ा रोल सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ढाका सेल की कमान एक पाकिस्तानी ब्रिगेडियर संभाल रहा है
आईएसआई के स्पेशल विंग के ब्रिगेडियर के अलावा मेजर समेत कई पाकिस्तानी अफसर काम कर रहे हैं। ढाका सेल का मुख्य मकसद बांग्लादेश की सत्ता पर कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी को काबिज करना है। यही वजह है कि आईएसआई का ढाका सेल चुनाव होने तक बांग्लादेश की सत्ता पर यूनुस को बरकरार रखना चाहता है। ये इस्लामिक कट्टरपंथी साजिश का ही जहर है कि अब बांग्लादेश के जेंजी अपने देश की बात छोड़कर हिंदुस्तान को टारगेट करने में मशगूल हैं और इसमें बांग्लादेश की हिजाब वाली लेडी ब्रिगेड भी शामिल है। लेकिन अब मुनीर और यूनुस की जोड़ी का आतंकी प्लान एक्सपोज हो चुका है और अगर बांग्लादेश के ऊपर से पाकिस्तान का साया दूर नहीं हुआ तो हिंदुस्तान के पड़ोसी देश का हाल भी सीरिया की तरह खतरनाक हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जो मुल्क नहीं अल्लाह की जंग लड़ रहा है, जो दुनिया के सामने फौज की कमजोरी कबूल रहा है, जिसे खुद और फौज से ज्यादा अल्लाह पर भरोसा है, वो जनरल कम फील्ड मार्शल कम सीडीएफ आसिम मुनीर बलूचिस्तान और तालिबान के हाथों अपनी शिकस्त को कबूल कर चुका है। बलूचिस्तान रेत की तरह पाकिस्तान की मुट्ठी से फिसल रहा है। बलूचों का विद्रोह पाकिस्तान के फौजियों की पतलूनें उतार रही है। यहां तक कि बलूच संगठनों ने खुद को आजाद देश तक घोषित कर दिया है। लेकिन मियां मुनीर की जुबान अभी भी भारत को दोषी बताकर बलूचिस्तान के मुद्दे पर दुनिया को गुमराह करने की साजिश कर रही है। हार का ताज पहनकर इतराने वाला मुनीर अब डींगे हाँकते हुए कह रहा है कि पाकिस्तान की फौज बलूचिस्तान में काम कर रहे भारत समर्थित एजेंट्स की योजनाओं को नाकाम कर देगी। दावा तो यहां तक है कि पाक फौज बलूचिस्तान में हिंसा फैला रहे भारतीय एजेंट्स को कुचल कर रख देगी। यानी आसिम मुनीर अपनी गलतियों का ठीकरा भारत पर फोड़कर अवाम और बलूचिस्तान को अपनी मुट्ठी में रखना चाहता है। यानी बलूचिस्तान के असल हालातों से पाकिस्तान के सबसे ताकतवर शख्स को कोई मतलब नहीं। डरपोक और भगोड़ा मुनीर सिर्फ अपनी टोपी बचाने के लिए ब्लेम गेम का गंदा खेल खेल रहा है। पाकिस्तान का ये जालिम जनरल बलूचों के साथ दरिंदगी और अत्याचार को रोककर उनसे बात करने की जगह उनके गायब नौजवानों को लौटाने की बजाय भारत विरोधी नैरेटिव फैलाकर बलूचिस्तान में आग की तरह फैल चुके विरोध को बारूद से कुचलने की साजिश तैयार कर रहा है। हकीकत है कि मुनीर खुद अपने ही घर में घिरा हुआ है। हिंदुस्तान से मार खाने के बाद भी उसकी अक्ल ठिकाने नहीं आई और मुनीर ने अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और इमरान खान के रुतबे से सीधा पंगा ले लिया। अब हर मोर्चे पर मुनीर की सिर्फ पिटाई ही हो रही है और इन मुसीबतों से निपटने के लिए मुनीर ने अल्लाह और इंडिया को हथियार बना लिया। मुनीर अल्लाह का नाम लेकर अपनी आवाम को और इंडिया की आड़ में दुनिया को बेवकूफ बना रहा है। लेकिन हकीकत यही है कि मुल्ला मुनीर का खेल अब बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान से 2026 को लेकर एक और बड़ी धमकी सामने आई। पाकिस्तान में एक्टिव लश्कर तैयबा का डिप्टी कमांडर और आतंकी हाफिज सईद का ये ट्रेंड आतंकी भारत के खिलाफ जिहाद तेज करने की धमकी दे रहा है। बाकायदा एक बैठक पाकिस्तान के अंदर बुलाई गई जहां सैफुल्लाह कसूरी ने सरेआम भारत विरोधी जहर उगला है। पाकिस्तान की टेरर फैक्ट्री का ये नया मुल्ला है, नाम है सैफुल्लाह कसूरी। अब ये नया मुल्ला भारत के खिलाफ जिहाद की धमकी दे रहा है। कह रहा है कि 2026 में हम भारत को सबसे बड़ा सबक सिखाएंगे, अब तक का सबसे बड़ा जिहादी ऑपरेशन शुरू करेंगे। पाकिस्तान का नया मुल्ला मीटिंग में किया जिहाद का हल्ला, कश्मीर मिशन तेज करने की धमकी, बोला मकसद के लिए लड़ते रहेंगे। अगर पाकिस्तान के जिहादी को आप भूल गए हैं तो आपको बता दें कि आतंकी सरगना हाफिज सईद का ये वही करीबी है जिसने पहलगाम अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर को देखकर बाप बाप चिल्लाया था। भारत ने जिस तरह से पहलगाम अटैक का बदला लिया, हाफिज सईद जैसे आतंकी आकाओं के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, सैफुल्लाह कसूरी सोशल मीडिया पर आकर सफाई देने लगा। सैफुल्लाह लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, मुझे वक्त दो, पहलगाम अटैक में मेरा कोई हाथ नहीं। हाफिज सईद का ये करीबी आतंकी खुद को पाकिस्तान में धर्म शिक्षा देने वाला मौलाना कहता है, लेकिन अपने हर बयान में भारत विरोधी जिहाद की ये वकालत करता है।
अब कह रहा है कि दुनिया को उलट पुलट किया जा सकता है, लेकिन हमें हमारे मकसद से पीछे नहीं हटाया जा सकता। लेकिन पाकिस्तान का बिलबिलाया मुल्ला ये बोल गया कि ज्यादा नहीं, अभी 7 महीने पहले ही भारत ने कैसे धूल चटाई थी, कैसे 4 दिन के ऑपरेशन में सबक सिखाया और कैसे पाकिस्तानी हुक्मरान गिड़गिड़ाते हुए सीज फायर की बात करने लगे। अब लगता है वही सबक 2026 में फिर चाहते हैं पाकिस्तान के आतंकी आका हाफिज सईद से लेकर मसूद अजहर और पूरी पाकिस्तानी एजेंसियां भारत को चैलेंज कर रही हैं। नए साल में भारत को दहलाने की धमकी दे रही हैं, तो शायद उन्हें ये पता नहीं भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ। भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और हमारी सेना पहले से ज्यादा बेहतर हथियार, अटैक से लेकर डिफेंस तक हर लिहाज से ज्यादा मजबूत हो चुकी है। यानी अब की बार किसी आतंकी ने दुस्साहस की तो समझ लो आतंक की पूरी पाकिस्तानी फैक्ट्री नेस्तनाबूद। फिर मत कहना हमें हमारा गुनाह बताया नहीं, हमें दुनिया के नक्शे से मिटा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इसी बीच जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को नापाक दहशतगर्दों के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई। पुंछ के खारी करमारा इलाके में पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए हथियार भेजने की कोशिश, सुरक्षा बलों ने उसको नाकाम किया। आज सुबह खारी गांव के पास संदिग्ध ड्रोन गतिविधि देखी गई, जिसके बाद इलाके में तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। नए साल के पहले ही दिन पाकिस्तान की ओर से गुस्ताखी शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के खाड़ी करमाड़ा इलाके में एक पाकिस्तानी ड्रोन ने संदिग्ध पैकेट गिराया है। इसमें आईईडी, हथियार और ड्रग्स पाए गए। सेना ने बताया कि ड्रोन के जरिए लाइन ऑफ कंट्रोल के पास ये पैकेट गिराया गया। अब इलाके में तलाशी अभियान जारी है। इस समय आप देख भी सकते हो तस्वीरों में किस तरह सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पर मौजूद है। ये वही इलाका है जहां पर ड्रोन के जरिए ड्रॉपिंग करवाई गई है और उसके बाद सुरक्षा बलों की तरफ से पूरे इलाके को कार्डन कर दिया गया है, जहां पर सेना, एसओजी और पुलिस की टीमें यहां पर मौजूद हैं। खुद सेना के बड़े अधिकारी और पुलिस के बड़े अधिकारी भी यहां पर मौजूद हैं। और जो अभी जानकारी मिल रही है, इस सर्च ऑपरेशन के दौरान एक बैग मिला है। उस बैग में क्या सामान हो सकता है वो अभी पता नहीं है। नए साल के मौके पर जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया है। ड्रोन को देखते हुए सेना हरकत में आ गई है, जिसकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पाकिस्तानी ड्रोन लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पुंछ के इलाके में भारतीय सीमा में घुस गया। ड्रोन कुछ देर भारतीय सीमा के अंदर था। खबरों के मुताबिक पाकिस्तानी ड्रोन पेलोड फेंक कर भाग गया। सुरक्षा बलों को एक पैकेट बरामद हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पैकेट में विस्फोटक और ड्रग्स है। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इलाके में बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। एजेंसीज ड्रोन के उड़ान ट्रैक की जांच कर रही हैं। सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की गहन जांच कर रही हैं और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इसके पीछे किन आतंकी नेटवर्क का हाथ है। ये इनपुट जरूर अभी भी बने हुए हैं कि यहाँ पर किसी तरह की आतंकी गतिविधि को अंजाम दिया जा सकता है, जिसके चलते श्रीनगर के पुराने शहर डाउनटाउन में इस वक्त आप देख सकते हैं किस कदर चेकिंग जो है वो इंटेंसिफाई की गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ जॉइंट ये चेकिंग नाके जो है सरप्राइज नाके लगाए जाते हैं कि अचानक से नाका लग जाता है और वहाँ पर गाड़ियों को रोका जाता है। पहचान पत्र जो है देखे जाते हैं, गाड़ी के कागज़ देखे जाते हैं, क्योंकि कई OGWs जो है ऐसा इनपुट है कि वो शहर में घूम रहे हैं, रिकी कर रहे हैं और कुछ अनटोवर्ड इंसिडेंट को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अगर हम सीमाओं की बात करें तो सीमाओं से लेकर बस्तियों और शहरों तक एकदम हाई अलर्ट है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की फौज बौखलाई हुई है। एक तरफ सर्दी में बर्फबारी की आड़ लेकर आतंकियों की घुसपैठ कराने की फिराक में है, तो दूसरी ओर ड्रोन भेजकर सेना का ध्यान बांटने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान अब तक ये समझने में नाकाम रहा है कि अब उसकी गुस्ताखियों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कट्टरपंथियों की लूटमार, हिंदुओं से जारी अत्याचार। बांग्लादेश में चीखें गूंज रही, यूनुस सरकार की खामोशी। बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए जिंदगी बद से बदतर होती जा रही है। हिंदुओं के खिलाफ कट्टरपंथियों की हिंसा का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है।
हिंदुओं की जिंदगी नर्क बन चुकी है और मोहम्मद यूनुस की निकम्मी सरकार आंखें मूंदे बैठी है। हाल यह है कि 2 हफ्ते के अंदर ही बांग्लादेश में 4 हिंदुओं की बेरहमी से हत्या की जा चुकी है। लेकिन अब यूनुस की खामोशी डिकोड हो चुकी है। दरअसल मोहम्मद यूनुस का कुर्सी से मोह भंग हो नहीं रहा, लिहाजा बांग्लादेश की सत्ता में बने रहने के लिए यूनुस ने 3H का प्लान तैयार किया। मतलब हिंदुओं को टारगेट करो, हिंसा का डर फैलाओ और कट्टरपंथियों को खुली छूट देकर हेट यानी नफरत का माहौल बनाओ। अब सवाल यह है कि आखिर यूनुस बांग्लादेश को अस्थिर रखना ही क्यों चाहते हैं? तो आखिर क्यों कट्टरपंथी जमात को वो खुली छूट दे रहे हैं? और आखिर क्यों हिंदुओं को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है? इन सबका जवाब एक ही है। इस पूरी साजिश के पीछे आसिम मुनीर का हाथ बताया जा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में अस्थिरता से मुल्ला मुनीर के लिए बड़ा मौका है। मुनीर को पता है कि अस्थिर बांग्लादेश मतलब भारत की पूर्वी सीमा पर टेंशन। बांग्लादेश संकट भारत के लिए कारगर हथियार है और भारत की इंटरनेशनल बदनामी के लिए ये एक बड़ा प्रोपेगेंडा हो सकता है। जमात कट्टर संगठनों का राजनीतिक इस्तेमाल भी इसमें संभव है। ढाका की कमजोर सरकार पर दबाव बनाना ऐसे में आसान है और साउथ एशिया में तनाव का मकसद भी ऐसे ही पूरा हो सकेगा। यानी यूनुस और मुनीर की कट्टरपंथी जोड़ी का एजेंडा एकदम क्लियर, एकदम साफ है। इसी एजेंडे के तहत लगातार हिंदू आबादी निशाने पर है। बांग्लादेश में ईश निंदा की आड़ में हिंदुओं पर लगातार टॉर्चर हो रहा है। अब तक 71 मामलों में हिंदुओं को फंसाया जा चुका है ताकि नफरत के नाम पर यूनुस की जमात बांग्लादेश में सत्ता में टिकी रहे और मुनीर का एजेंडा यूं ही चलता रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। बात एक और मुस्लिम देश की। ईरान में सरकार के खिलाफ आवाम विद्रोह पर है। 40 साल पहले जिस तरह इस्लामिक कट्टरपंथियों ने देश की चुनी हुई सरकार का तख्तापलट किया, उसी तरह आज की आवाम ईरान से मजहबी कट्टरपंथ वाली सत्ता को उखाड़ के फेंकने पर आमादा है। पिछले 4 दिनों से लगातार ये आंदोलन बढ़ता जा रहा है और अब मुल्क का जेन जी इस आंदोलन का हिस्सा बन चुका है। बिगड़ी व्यवस्था से नाराज हुई आवाम, सड़कों पर घमासान, मुस्लिम मुल्क परेशान। तेहरान की सड़कों पर युवा प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा। चौराहे, बाजार, मॉल, सब जगह प्रदर्शनकारी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। कई जगहों पर व्यापारी दुकानें बंद कर प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। पूरे ईरान में यह प्रदर्शन फैल चुका है। तराज, हमेदान, केश्म, मलाड, इस्फहान, करमनशाह, शिराज और यज़्द जैसे शहरों में जेंजी सड़कों पर उतर आए हैं। ईरान के जेंजी का कहना है कि वो अब इस्लामिक शासन से तंग आ चुके हैं। प्रदर्शन के दौरान इस्लामिक क्रांति को खत्म करने और देश को इस्लाम से आजाद करने की मांग जोरदार तरीके से उठाई जा रही है। ये प्रदर्शन पिछले 4 दिनों से चल रहा है। जनता में आक्रोश 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया गया। बढ़ती महंगाई को लेकर ईरान एक बार फिर उबाल पर है। दक्षिणी फार्स प्रांत में उग्र प्रदर्शन करते हुए लोगों ने इमारत में जबरन घुसने की कोशिश की और जब कामयाब नहीं हुए तो पथराव किया। यही नहीं, गेट तोड़ डाला। जेंजी का ये आक्रोश बढ़ती महंगाई और ईरानी मुद्रा रियाल में ऐतिहासिक गिरावट के खिलाफ है। ईरान में खाने पीने की चीजों की कीमतें 70% से अधिक बढ़ चुकी है और इसने लोगों का गुस्सा ईरान सरकार के खिलाफ बढ़ा दिया है। इस दौरान लोग ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई तानाशाह मुर्दाबाद जैसे सरकार विरोधी नारे भी लगाते नजर आ रहे हैं। ईरान में हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि सेना को मोर्चा संभालना पड़ा। इस दौरान सेना के जवानों और प्रदर्शनकारियों के बीच भी झड़प देखने को मिली।
हालांकि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने कारोबारियों के एक ग्रुप से मिलकर विद्रोह की आग शांत करने की कोशिश की है। पेज़ेश्कियान ने कहा कि सरकार समस्याओं को हल करने और समाज की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी, लेकिन सिर्फ इस भरोसे के बाद ईरान का जेंजी रुकेगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।